नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास में, जो कि दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र बुक का अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है साथियों मांग की कीमत लोच, जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने जा रहे हैं साथियों, जो कि परीक्षा के माध्यम हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस क्लास में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे वो आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा अध्याय 6 कहता है मांग की कीमत लोच। दोस्तों अध्याय नंबर 5वां जो था उसका नाम था मांग का सिद्धांत। जब दोस्तों हमें पता रहेगा मांग क्या होती है तभी तो हम मांग की कीमत लोच को ज्ञात कर सकते हैं ना दोस्तों। तो दोस्तों कहता क्या है मांग, थोड़ा सा मैं आपको मांग की परिभाषा बता देता हूं साथियों, तब हम समझेंगे मांग की कीमत लोच। मांग क्या होती है दोस्तों, मैंने आपको पहले बता दिया था दोस्तों कि मांग क्या होती है। अगर हम किसी भी साधारण व्यक्ति से पूछे भाई मांग क्या होती है तो उसका यही आंसर होगा कि भाई जिन वस्तुओं का हमारी जरूरत होती है उनका हम उपभोग करते हैं वही हमारी मांग होती है। बट दोस्तों याद रखना, इकोनॉमिक्स भाषा में कहता क्या है, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिस पर एक उपभोक्ता निश्चित कीमत और निश्चित समय अवधि पर खरीदने को तैयार रहता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं उपभोक्ता हमेशा वस्तुओं का उपभोग करता है, मतलब कि उपभोक्ता हमेशा वस्तुओं का खरीद करता है, खरीदता है, और वहीं दोस्तों उत्पादक जो होता है वस्तुओं का उत्पादन करता है। क्लियर साथियों। तो दोस्तों हमारी मांग की परिभाषा किस पर डिपेंड है, मात्रा, कीमत और समय अवधि पर। क्लियर साथियों, ये तीनों क्लियर हो गए। अब चलते हैं अपनी आज की इस क्लास में। इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने से पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जब हमें ही परिभाषा मिल गई ना दोस्तों, पता लग गई, तो हम आसानी से 2-4 क्वेश्चन हम आसानी से ऑब्जेक्टिव में भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मांग की कीमत लोच क्या कहती है। दोस्तों मांग की कीमत लोच कहती है किसी वस्तु की अपनी कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के माप को मांग की लोच कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं दोस्तों। क्लियर, जिसको हम शॉर्ट में ईडी कहते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, जिससे कि हम एक झटके में एक अंक प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों हम जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हमें बूंद बूंद से दोस्तों अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना है। क्लियर साथियों। ओके सो हमारा पहला प्रश्न जो कि दोस्तों क्या कहता है, मांग की लोच की विषय वस्तु। जो मांग की लोच होती है दोस्तों वो किस विषय पर बात करती है। अभी मैंने आपको परिभाषा बताई, तो चलते हैं। उम्मीद करूंगा आप परिभाषा को ध्यान में रखते हुए इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से सही आंसर चुनेंगे साथियों। चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा में परिवर्तन की दिशा। दूसरा क्या कहता है, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा में परिवर्तन की मात्रा। ऑप्शन सी कहता है वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा में निरपेक्ष परिवर्तन। नो। तो दोस्तों हमने जैसे ही पहले ही पढ़ लिया कि वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन या परिवर्तन की मात्रा। हमेशा याद रखना दोस्तों, मांग किस पर निर्भर करती है, कीमत और उसकी मात्रा पे, न कि दोस्तों दिशा पर, न कि उसमें निरपेक्ष परिवर्तन को। क्लियर साथियों। तो हमें क्लियर हो गया कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर साथियों। अब चलते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। कहता है दोस्तों याद रखना, ये ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। दोस्तों डेल्टा Q का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी एंड डेल्टा P का मतलब होता है चेंज इन प्राइस। कैसे दोस्तों, मान लो हम जानते हैं कि भाई P और Q, ठीक है, वस्तु जो है खरीदी और बेची जाती है वो किस पे, कीमत और मात्रा पे ही हमेशा निर्भर है, समय पे भी होती है दोस्तों। याद रखना यहाँ लिखा है कि मान लो किसी भी वस्तु की कीमत 5 रुपए पर एक उपभोक्ता 10 इकाइयों का उपभोग करता है। जैसे ही उसकी कीमत बढ़कर के 7 रुपए हो गई तो उपभोक्ता उसकी 8 इकाइयों का उपभोग करता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप डेल्टा क्यू निकालोगे तो दोनों में कितने का चेंजेस है दोस्तों, 2 का। तो यहाँ डेल्टा क्यू कितने का, 2 का है। यहाँ पे दोस्तों -2 का अंतर है, किसका, डेल्टा पी का। क्लियर साथियों। तो समझ आ गया, जो चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड डेल्टा पी एंड चेंज इन क्वांटिटी इज कॉल्ड डेल्टा क्यू।
क्लियर साथियों। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो कहता है साथियों कि जो फॉर्मूला है P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, मांग की लोच को मापने का सूत्र कौन सा है, किसके द्वारा है, प्रतिशत विधि द्वारा है। क्लियर साथियों, न कि अनुपातिक विधि, न कि व्यय विधि, न कि दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या है इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, प्रतिशत विधि। क्लियर साथियों। अब चलते हैं हमारा प्रश्न नंबर तीसरा। ठीक है साथियों, प्रश्न तीसरा कहता है जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, या कह सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वह स्थिति कौन सी है साथियों। साथियों वह स्थिति है शून्य कीमत लोच। ठीक है साथियों, क्या है, शून्य कीमत लोच। ठीक है साथियों, कब होती है दोस्तों शून्य कीमत लोच, जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। दोस्तों कैसे, मैं आपको बताता हूं। कीमत ये होगी दोस्तों, कीमत में हम परिवर्तन कर लेंगे लेकिन हमारी क्वांटिटी क्या है, स्थिर है, तभी तो लिखा मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब दोस्तों हमारा जो है क्वांटिटी, मात्रा, मांगी गई मात्रा y अक्ष के समानांतर होती है, तब हम कह सकते हैं कि ईडी इज इक्वल टू 0। ठीक है साथियों। वहीं दोस्तों अगर हमारी जो कि कीमत जो है x अक्ष के समानांतर है, मतलब कि कीमत स्थिर रहने पर क्वांटिटी में कितना भी परिवर्तन हो सकता है, तो वहां पे हम कहेंगे ईडी इज इन्फिनिटी, मतलब कि जो वो क्या है, अनंत है। तो यहाँ पे जो आंसर है साथियों वो शून्य कीमत लोच कहलाएगा। शून्य कीमत लोच का मतलब क्या है कि जो क्वांटिटी है उस पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा बल्कि कीमतों में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा। कहता है जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है तब मांग की लोच होती है। क्या होती है दोस्तों, अनंत। अभी बताया था मैंने, क्योंकि एक्स अक्ष के समानांतर है ना दोस्तों। तो यहाँ पे ईडी क्या है, अनंत होगी, मतलब ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। डायग्राम बना दो दोस्तों, आपको क्लियर रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, ईडी इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब वो कहीं पे भी जा सकता है, आर पार, है ना। ठीक है दोस्तों, कहीं पे भी जा सकता है। यहाँ पे होते क्यू पी और यहाँ होती क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, वाई अक्ष हमेशा किसको, कीमत को शो कर रहा है यहाँ पर, और एक्स अक्ष जो है साथियों वो किसको शो कर रहा है, मांगी गई मात्रा को। तो दोस्तों क्लियर हो गया, चौथे का डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब चलते हमारा पांचवा प्रश्न। कहता है एक आयताकार, है ना, अति पर वलय या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मांग वक्र के लिए सभी बिंदुओं पर मांग की लोच होती है। क्या होती है दोस्तों, हमेशा याद रखना इकाई के बराबर होती है। ठीक है साथियों। इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का अर्थ होता है दोस्तों जिसमें उसकी कीमत और मात्रा दोनों की जो आयताकार होते हैं दोस्तों, ये भी आयताकार और ये भी आयताकार, जब दोनों बराबर होते हैं तभी इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, इसलिए कहते हैं इकाई के बराबर। क्लियर साथियों। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर छठा कहता है मांग की लोच इकाई से अधिक है, मतलब कि ईडी इज ग्रेटर देन 1। ईडी इज ग्रेटर देन 1 क्या दर्शाता है, लोचदार मांग को। क्लियर साथियों। अब चलते हैं सातवां नंबर प्रश्न। सातवां कहता है साथियों हमारा, कहता है कि जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है तो मांग होती है, क्या होती है साथियों, इकाई से कम लोचदार। ठीक है साथियों, इकाई से कम लोचदार होती है दोस्तों क्या, मांग, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होती है। ठीक है, जैसे इसका डायग्राम बना दूं साथियों। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कीमत में काफी अधिक चेंजेस होती है लेकिन मात्रा में उतना कम होती है। ये दोनों के देखो चेंजेस कम है, इसमें ज्यादा है, तो इसलिए क्या कहें, इकाई से कम लोचदार। क्लियर। एक बार साथियों इसको सफाई से बना देता हूं। क्या लिखा है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है। ठीक है, की तुलना में, यहां देखो
कीमत ज़्यादा है और उसकी मात्रा कम है, परिवर्तन है। देखो दोस्तों, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी दोस्तों, इकाई से कम लोचदार। अब चलते हैं 8वां प्रश्न। कहता है जब मांग वक्र का ढलान बराबर 0 है तो मांग की लोच होती है। क्या होती है मांग की लोच दोस्तों, इन्फिनिटी होती है। क्लियर। अब चलते प्रश्न नंबर 9। कहता है कि जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन में हुए प्रतिशत परिवर्तन की तुलना से अधिक होती है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, दोबारा पढ़ रहा हूं। जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में हुई प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में अधिक होती है तो मांग वक्र होता है क्या दोस्तों, हमेशा लोचदार होता है। ठीक है। अब चलते 10वां प्रश्न। कहता है जब मांग वक्र y अक्ष के समानांतर होता है तब मांग की लोच क्या होती है दोस्तों, मांग की लोच 0 होती है। अभी ऊपर ही आया था ये क्वेश्चन दोबारा। कहता है कि जब मांग वक्र y अक्ष, ये y अक्ष है, के समानांतर है, देखो दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ED इज इक्वल टू 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं साथियों 11वां प्रश्न। कहता है कि जब ED जो होती है वो इन्फिनिटी की स्थिति में, तो मांग वक्र क्या, मांग वक्र साथियों क्या है, एक्स अक्ष के समानांतर। मैंने अभी बताया था जब ऐसे जाएगा साथियों हमारा ED ऐसे जाएगा दोस्तों एक्स अक्ष के समानांतर, तो ED हमेशा इन्फिनिटी होगा। ठीक है साथियों। अब चलते हैं अपना 12वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न। जैसे जैसे मांग वक्र का चपटापन बढ़ता है मांग की लोच क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है। मांग की लोच अधिक होती है। कैसे दोस्तों, कहता है जैसे जैसे मांग वक्र चपटा होता है, चपटा मतलब ये चपटा। ठीक है, यहाँ पे देखो साथियों कीमत थोड़ी सी परिवर्तन है लेकिन मात्रा में काफी परिवर्तन है, तो यहाँ पे अधिक ED जो है वो अधिक होगी। ठीक है साथियों। तो साथियों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस क्लास में आपने मांग की कीमत लोच के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लास में ही याद कर लिया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अध्याय नंबर 7वें में, वो भी अगली वीडियो में। तो साथियों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो भी आपने समझा वो क्लास में ही अवश्य आप